एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वह बोर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। और जब वह अटैक कर रहा होता है तो बाकी के जहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो जी देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार वो हमारे जो चीफ भाई हैं वो कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि हमारा एमसी वहां से फुल रफ्तार में गायब हो जाता है क्योंकि वो उस पर अटैक करना चाहता था। तभी दूसरा बंदा होता है, उससे कहने लगता है कि शिट, इस बाईजू ने तो हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है, लगता है कि इस बोर्ड से हमें खुद ही निपटना पड़ेगा। लेकिन उसका साथी उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से इस इवॉल्व बोर्ड से फाइट नहीं कर सकते हो, हम लोग इसके सामने बहुत कमजोर हैं। और तभी वे सभी के सभी लोग मिलकर उस बोर पर अटैक करने लगते हैं ताकि वे उसे मार सकें। लेकिन जब उनका अटैक उस बोर पर लगता है तो उस बोर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बिना किसी परेशानी के इधर उधर मूव कर सकता है और बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक बंदे के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। जब बोर उस पर अटैक करने वाला होता है तो वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए उससे पीछे हट जाता है, लेकिन उस बोर की रफ्तार ज्यादा होने के कारण वो उसको जोर से मार देता है, जिसके कारण वह बंदा जो कि हमारे एमसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था वो अपनी स्वॉर्ड से उस बोर पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है ताकि वो उस बोर को मार सके। और जैसे ही वो उस बोर पर स्वॉर्ड का अटैक करता है तभी उसे कट निकल जाता है बोर के और उसके खून निकलने लगता है। लेकिन पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड तो उस बोर में फंस जाती है अगले अटैक पर, और वो उस स्वॉर्ड को निकालने की जब कोशिश करने लगता है तो उसकी स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है और वह बोर पागलों की तरह हरकत करना चालू कर देता है, जैसे कि कोई डायरेक्शन उसकी है ही नहीं। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि शिट, ये बोर तो अब और ज्यादा उसका दिमाग खराब हो चुका है, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकते। लेकिन तभी हमें दूसरा वो बंदा दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी को परेशान कर रहा था और उसने उसकी पूंछ पकड़ ली होती है ताकि वो उसे रोक सके। लेकिन पूंछ पकड़ने के कारण उस बोर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गुस्सा में कतई वहां पर भौकाल मचा देता है और घुमा घुमा के उस बंदे की ऐसी तैसी कर देता है। और तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम किसका इंतजार करने में लगे हुए हो, जल्दी इस बोर को हिट करो। लेकिन पता चलता है कि वहां पर एक और बोर आ गया है उससे फाइट करने के लिए। इसको देखने के बाद उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं और घबराहट में बोल पड़ता है कि आखिरकार अब यहाँ पर एक और मुसीबत आ गई है, एक कम थी क्या। खत्म भाई खत्म, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और जब ही तब उसे लग रहा था कि अब वह जिंदा नहीं बच सकता तभी हमारा एमसी उस बोर से फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और एक धमाकेदार भौकाल वाली स्लैश मारते हुए उस बोर के दो टुकड़े कर देता है बीच में से। और जब पहला बोर मारा जाता है तभी पीछे से एक और बोर आ जाता है, जिसको देखने के बाद उसका साथी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि चीफ भाई जरा पीछे देखिए, यहाँ पर एक और डीमन बीस्ट आ गया है। लेकिन हमारे एमसी को इन छोटी मोटी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और वो एक स्लैश मारता है और उस बोर के दो टुकड़े कर देता है बीच में से। और जब वह बंदा हमारे एमसी को उनके लिए फाइट करते हुए देखता है तो वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से हमें छोड़कर इस तरीके से भागे नहीं थे, मुझे लगा कि तुम तो हमें छोड़कर भाग गए हो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और जब वह बंदा इस तरीके से बोर को गिरते हुए देखता है तो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि भाई जी ने सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश मारी है, एक अटैक किया है और ये बोर ऑलरेडी मारा जा चुका है। क्या बाकी के सारे आउटस्टैंडिंग डिसिपल जितने भी तूने टाइटल मिला है वो सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं क्या? मुझे तो भरोसा भी नहीं होता कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये बंदा। तभी हमारा एमसी उनके पास जाते हैं, उनसे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे लिए समय निकालने की कोशिश की और मुझे मदद मिली ताकि मैं इस बोर को हरा सकूं। अब इस पूरी पूरी जगह को तुम क्लियर कर दो और इस बीस्ट को अपने साथ वापस ले चलना। और सभी लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और तभी सोचने लगता है उस बोर को देखने के बाद, अगर यहाँ पर वाकई में दो विल्ड जंगली बोर यहाँ पर इस तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं वो भी एक ही समय पर, तो लगता है कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आसपास ही होगा। और तभी हमारा एमसी उस गुफा के अंदर जाने लगता है जिस गुफा में से वो दोनों के दोनों बोर निकल कर आए थे। और जाते हुए एमसी कह रहा होता है कि इसमें से कितनी बदबू आ रही है। दूसरा बंदा ये देखने के बाद सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है अपने साथी से कि आखिरकार जो भाई जियो हुए वो अंदर क्यों जा रहा है, हमने तो दोनों बोर को मार दिया है ना। लेकिन अगले ही पल हमारा एमसी कुछ सामान लेकर बाहर निकलता है तो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बियर्डलेस ग्लास है, ग्रास है, स्पिरिचुअल सोल फ्लावर है, ये सारे के सारे तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि हम हार्ट डिफेंडर पिल बना सकते हैं। और तभी वो मुबारकबाद देने लगते हैं हमारे एमसी को और कहने लगते हैं कि चीफ भाई आपको तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, इनकी जो कीमत होगी कम से कम 50 सिल्वर टेल्स होगी, आपने तो बाकी में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया है, आपकी किस्मत तो बाकी में बहुत ज्यादा चमक गई है, आप तो अमीर हो गए, बहुत अमीर। तभी हमारा एमसी सारी की सारी हब्स को उस बंदे को सौंप देता है और उसे कहने लगता है कि ये तो काफी तो परफेक्ट बात है ओल्ड क्वाइन, मैं सारी की सारी चीजों को तुम्हारे ऊपर सौंप देता हूँ, इन सभी को बेच दो और सभी के लिए वाइन खरीद कर लेके आना इन पैसों से। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी तक खुश हो जाता है। तभी वहां पर जो हमारे एमसी को परेशान कर रहा था और उसके दो साथी उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि चीफ भाई मैं आपको अपने चीफ के तौर पर अब से एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपकी सर्विस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा मान जाऊंगा। तो पावर से बंदा ये कतई मान चुका है। हमारे एमसी ने यहाँ पर अपना भौकाल जमा दिया है और सारा का सारा भौकाल जमाने के बाद उन बोर्ड्स को वह लोग टांग कर ले जाते हैं अपने कंधों पर और अपने घर पर ले जाते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि आज रात सभी लोग बढ़िया ड्रिंक व्रिंक पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे और भौकाल मचाएंगे। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर हमारे एमसी के हाथ में एक पत्थर लग गया होता है। उसको देखते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत तो स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है इस पत्थर के अंदर, जो कि मैं उस बोर की केव से लेकर आया हुआ था। और इतना ही नहीं, इस पत्थर को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस पत्थर को किसी ने काटने की कोशिश की है। लगता है कि उन विल्ड बोर्स ने इसको खाने की कोशिश की, जिसके कारण वे इवॉल्व हो गए थे। और इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनर्जी इंफ्यूज स्टोन है, जैसे कि स्पिरिचुअल मटेरियल गाइड बुक में बताया गया था। क्योंकि जो एनर्जी इंफ्यूज स्टोन होता है वो एक स्पेशल स्टोन है, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी में बहुत 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 समय तक डालने के कारण, नहाने के कारण उसमें वो पावर्स आ जाती हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर हो जाती है इस तरीके के स्टोन्स में। लेकिन अभी देखा जाए तो इस पत्थर के अंदर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है। और तो और इसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो बहुत ज्यादा चाओटिक है, आई मीन स्टेबल नहीं है। जब हमारा एमसी इतना सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई आता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया जूली ब्रदर। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी का सीनियर ब्रदर है, जो कि कहने लगता है वहां आने के बाद, तुमने मुझे इस तरीके का प्लेस पर भेज दिया था काम करने के लिए तुम्हारा। मुझे अपनी डिग्निटी इस पर दाव पर लगानी पड़ी थी और लोगों से भीख मांगनी पड़ी थी इससे जॉब बेटर जॉब पाने के लिए, तो ही बेटर रहता मेरे लिए। बढ़िया रहता कि अगर मैं तुम्हें कोई दूसरी जॉब दिलवा देता। तुम तो यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे हो और मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि काफी ज्यादा अच्छे समय पर आए हो तुम, ये जगह बिल्कुल शांत है, तुम कह सकते हो क्या कहना चाहते हो। तभी उसका सीनियर उससे कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आई, तुम यहाँ पर मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा का सगा ये जगह बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि जो जानकारी मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए कही थी वो तुमने हासिल कर ली है क्या। तभी उसके जूनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि हाँ मैंने कर ली है। जूनियर ब्रदर, मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि जिस पर्सन के लिए तुमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझसे कहा था वो दरअसल में एक कल्टीवेटर है। और यही नहीं, उस बंदे का नाम जिए गू कांग है। यह बात सुनने के बाद हमारा एमपी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके बारे में और बताओ कि आखिरकार तुम्हें उसके बारे में और क्या क्या पता चला है। यह बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उसे बताने लगता है कि जूनियर ब्रदर, जो कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें हमें इस तरीके से गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद एमसी से शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि काम डाउन ब्रो, मेरे पास मेरे खुद के रीजन है, तो मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ तुम उतना ही करो और मुझे उसके बारे में न्यूज बताओ। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुमसे और ज्यादा नहीं पूछने वाला, जितना मुझे पता लगा है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। और तभी एक पेपर उसे देते हुए उससे कहने लगता है कि यही चीज़ है जो कि मुझे हासिल हुई है, तुम इस पर नज़र लगा सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ भी मिसिंग है, कोई भी डिटेल्स, तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं इसको वापस से हासिल कर लूंगा बाद में। और हमारा एमसी उसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इस बंदे ने इस पूरे के पूरे जी क्योंकि जो लाइफ के अचीवमेंट के बारे में सब कुछ इस पेपर में लिख दिया होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं उसकी हैबिट्स के बारे में, उसके इवेल्यूटिव कमेंट्स के बारे में कि आखिरकार वो अपने साथियों के बारे में क्या सोचता है और सर्टेन टाइम फ्रेम में आखिरकार इस बंदे ने क्या लिखा है, उस डिटेल में पूरा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है पेपर में। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि मेरे जो सीनियर ब्रदर है वो इतने ज्यादा काम वाले बंदे निकल जाएंगे और इतने ज्यादा डिपेंडेबल होंगे मैनेजमेंट टीम में। ये जानने के बाद काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसका सीनियर ब्रदर सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कामों को तुम मुझ पर छोड़ सकती हो। हाँ, एक और बात, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कंफ्यूज होते हुए उससे पूछने लगता है क्या यहाँ पर कोई बात है क्या सीनियर ब्रदर, आप क्या चाहते हो। तभी वे उसके सीनियर ब्रदर से बताने लगता है कि हाफ मंथ बाद यहाँ पर यूथ मार्शल आर्टिस्ट मीटिंग होने वाली है, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुमने इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा। क्या सोचते हो तुम इसके बारे में। और मुझे वहां पर जाने की परमिशन है क्योंकि तुम तो जानती हो कि वुजियांग टैलेंटेड के यूथ में मैं उनमें से एक आता हूँ और मैंने भी एक इन्विटेशन हर मंथ रिसीव होता है मुझे भी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि यूथ मार्शल आर्टिस्ट मीटिंग में, अच्छा लग रहा है सुनने में, चलो चलते हैं। और अगले ही पल हमें वुजियांग काउंटी साउथ गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी कुछ बैग लेके वहां से गुजर रहा होता है और सोचते हुए कहने लगता है मैंने वो उस बीस्ट का जो मीट है वो अपने साथ कुछ लेकर आया हुआ हूँ ताकि मैं अपने घर जाने के बाद उस डॉग को खिला सकूं। चलो देखते हैं कि उस डॉग की जो स्मेल करने की चांसेस है वो कितने ज्यादा एक्सपर्ट है और इसने पहले भी एक बीस्ट का मीट खाया है, तो मुझे ही लगता कि वो इसको इनकार करेगा और अपने उसका जो प्रेशराइजिंग नेचर है ना उसके कारण ये मना तो नहीं करेगा मेरे ख्याल से। और जब हमारा एमसी वहां से गुजर ही रहा होता है तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है। ये देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और सामने देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो जीवन फैक्शन के लोग हैं, वापस से यहाँ पर आ गए हैं क्या। आखिरकार इस चैंगजेन में ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई हिडन कॉन्स्पिरेसी चल रही में लगी हुई है, कोई प्लान बना रहे हैं क्या ये लोग। तभी उनमें से एक बंदा पीछे मुड़कर देखने लगता है और हमारा एमसी ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसने उन बंदों को नोटिस नहीं किया है और समझ जाता है कि इस बंदे के सेंसेस तो वाकई में बहुत ज्यादा शार्प हैं, मुझे इससे चुप कर रहना चाहिए। तभी अगला सीन हमें क्वींशान हर्ब गार्डन का दिखाया जाता है।
जहाँ पर उसका डॉग मस्त मजाक में खेलने में लगा हुआ है बढ़िया। और जब हमारा एमसी उस मेडिसन गार्डन में उस डॉग को इतना ज्यादा खेलते हुए देखने लगता है तो कहने लगता है कि ये डॉग इस डॉग को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ गई है। तभी अचानक से उस डॉग को कुछ स्मेल आने लगती है, जिसके कारण वो वहीं पर खोदने लगता है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या यहाँ पर एक और बीच ने हमला कर दिया है हमारे इस गार्डन पर, या फिर मेरे डॉग ने कुछ नोटिस कर लिया है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो उस डॉग के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उस डॉग ने वो गड्ढा इसलिए खोदा था ताकि वहां पर जाकर वो मूत सके भाई, टॉयलेट कर सके, और अपना प्रेशर रिलीज करने के बाद वो डॉग वहां से जगह लगता है। तभी हमारे एमसी को कुछ अजीब सा लगता है और वो उस डॉग को वहीं पर फॉलो करना चालू कर देता है। और जब वो उस डॉग को उस डायरेक्शन में जाते हुए देखता है तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो डॉग है वो आखिरकार उस केव में उस गुफा की तरफ क्यों जा रहा है जहां से मैंने उन बीस्ट को पकड़ा था। और ये डॉग के सेंसेस है वो मेरी डिवाइन आइज से ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि ये काफी तक काम आने वाला है मेरे। और तभी वो उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं दोनों के दोनों। तभी वो डॉग अपने मुंह में एक और टुकड़ा लेकर आता है पत्थर का, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है क्या ये एनर्जी इंफ्यूज स्टोन का एक फ्रेगमेंट है जो कि यहाँ पर छूट गया था। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात है कि ये एक्चुअली वाकई में स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पावर स्टोन को निकालने के बाद उसको खा लेता है, और उसको खाने के बाद वो बंदा वो डॉग फिर से भागना चालू कर देता है। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं। तभी वो उसे नजर में आता है कि वहां पर एक कॉन्स्टलेशन प्लांट मौजूद है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी तक खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो सेम रियलिटी है जैसे कि स्पिरिचुअल मटेरियल मुझे पहले मिले थे, जैसे कि स्पिरिचुअल सोल फ्लावर हो गया और नथिंगनेस ग्रास हो गया, उनकी तरह ही ये भी बहुत ज्यादा कीमती ग्रास है। और वह दोनों के दोनों इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। और हमारा डॉग तो भाई जो हमारे एमसी का डॉग है वो तो बस शान के मारा उसका छाती सीना चौड़ा हो गया होता है 36 इंच का। तभी हमारा एमसी से देखकर कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा अनग्रेटफुल नहीं हो, तुम काफी अच्छा काम करने में लगी हुई हो, तुम्हारे पास तुम्हारी अंतरात्मा मौजूद है। चलो तुम कुछ काम तो आए, कम से कम फ्री में यहाँ पर बैठ के खा तो नहीं रहे। आज का दिन वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। मैंने तो इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे स्पिरिचुअल मटेरियल मिल जाएंगे, और इतना ही नहीं बल्कि मैं सोल एनर्जी भी मिल चुकी है मुझे। लेकिन जो लोग इस स्पिरिचुअल मटेरियल को गार्ड करने में लगे हुए थे वो इनकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें ब्लेजिंग सनसेट एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल के कॉन्फ्रेंस रूम का दिखाया जाता है। वहां पर सारे के सारे एल्डर्स बैठकर बहुत ही ज्यादा चिंतित दिख रहे होते हैं, जहां पर उनमें से एक लीडर उसे बताने लगता है कि 10 दिन पहले की बात है, हमारे सेट का जो डिसिपल है वू तियानफू, उसे मरा हुआ पाया गया था क्विंशान रिवेन में, वो भी कांगनान गेट पर। और जब हमने उसकी बॉडी को चेक किया था तो हमें पता चला कि इसको मारने वाला जो भी है वो पाम मार्क उसकी बॉडी पर छोड़ा गया था, जो कि साफ साफ पता चलता है कि ये जीवन फैक्शन से बिलोंग करता है। और तो और उतना ही नहीं, उसी दिन जीवन फैक्शन के कुछ डिसिपल हमारे इस कांगन गेट को पास कर यहाँ पर आए थे और बाहर भी निकले थे। और चेंगनान से हमने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के बाद ही हमें इसके बारे में न्यूज पता चली थी, जिसके कारण हमारा जो कंक्लूजन है वो यह निकलता है कि वो वाकई में 100% यून फैक्शन के लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। और ये जो बंदा कह रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि ब्लेजिंग सनसेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल लीडर हुआंग गुआन जोआओ है, जहां पर वो कह रहा होता है कि इस इंसिडेंट को हुए 5 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आपने जो भी डिटेल्स फाइंड की है आप मुझे बता सकते हैं सभी के सभी लोग। यह सुनने के बाद उसका जो साथी होता है दूसरा एल्डर उससे कहने लगता है कि बात करें चेंगनान के लेकर चेन बाई तक, यहाँ पर टोटल 3 रोड्स हैं, जैसे जो भी क्विंशुओ और मैं वहां पर कई बार पूछने के लिए गए थे वहां पर शॉप ओनर से और सिटीजन लोगों से, और बाकी सभी लोगों ने यही कहा था कि हम लोगों ने कभी भी जीवन फैक्शन के डिसिपल्स को वहां पर नहीं दिखा गुजरते हुए। तो मैं इस बात को लेकर पक्का हो सकता हूँ और इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि जो जीवन फैक्शन के लोग हैं या फिर डिसिपल्स है वो अभी तक हमारे इस बीजिंग सनसेट के एरिया से बाहर नहीं गए हैं, वो यहीं कहीं पर मौजूद होंगे। तभी एक और एल्डर बोल पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर एक बंदे ने रिक्वाइज करते हुए बताया था कि वहां पर वो जो बंदा आया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं जीनियन फैक्शन का इलाइट डिसिपल ली डोंग था, और बाकी लोगों की मैं बात करें तो वो अनआइडेंटिफाइड है, हम उसे पता नहीं लगा पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा है वो शायद अटेंडेंस लग रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। तभी दूसरा एल्डर उसे बताने लगता है कि इस मॉर्निंग में हम जब यहाँ से गुजरने में लगे हुए थे तो जो जियाओ गैंग और मैंने वहां पर कुछ लोगों को भागते हुए देखा था, गेट से निकलते हुए देखा था, तो मैं उन लोगों से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लीड उनके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, तो मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो बंदा वहीं पर था या नहीं था। लेकिन उनमें से एक लोगों का जो साइकिल था वो बहुत ज्यादा शॉर्ट था और उनके बालों में 2 होल्स थे, तो मैं इससे पक्का कह सकता हूँ कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं मास्टर जियांग जेंग दी है, वो भी जीवन फैक्शन से। क्योंकि जो जियांग जेंग दी की स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि जियांग गोंग और मैं इस बात से लेकर बहुत ज्यादा डर रहे थे उस वक्त कि अगर हमने उन पर अटैक कर दिया तो हम उनसे हार जाएंगे, और हम उन्हें हरा नहीं सकते, हम इतने पावरफुल नहीं है। ये बात सुनने के बाद उसका दूसरा एल्डर कहने लगता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो जो भी तुम कह रहे थे। तभी वहां पर ब्लेजिंग सनसेट के एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल डिसिपल आता है जो कि टॉप 10 रैंक का डिसिपल है, गोंग जियांग हो।
और वो बीच में बोल पड़ता है, ये बात सही कही, मेरे मास्टर बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि जो जियांग जोंगदी है वो एक्सट्रीमली विजिलेंट है। और जिस मूवमेंट पर हम उसका पीछा कर रहे थे तो उसने उसने हमें सेंस कर लिया था जब हम वो वहां से निकल रहा था। अगर उस समय पर ब्रदर जू और हमने उनको अवॉइड नहीं किया होता बिल्कुल सही समय पर, तो किसे पता, शायद उसने हमें ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया होता उस वक्त। ये बात सुनने के बाद उस एल्डर को काफी तो गुस्सा आने लगती है और कहने लगती है कि तुम जल्दी से जाओ और सभी के सभी मेंबर्स को पेट्रोल पर डिप्लॉय कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनकी मूवमेंट्स के बारे में या फिर मोटिव के बारे में पता लगाना होगा। मुझे इस बात का डर है कि उनकी जो साजिश है हम उन्हें कंप्लीट नहीं होने सकते हैं। हमारा जो लक है इस वक्त काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है कि जियांग, लगता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मौका है लिन फैमिली के अंदर एंटर करने के लिए, वो भी सर्वेंट के तौर पर। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अगले पल हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि कुछ डीमन बीस्ट से फाइट करने में लगा हुआ होता है और उनकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। और कई सारे डीमन बीस्ट को मारने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल चुके हैं कुछ दिनों में, जब से मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे माउंटेन में इन बीस्ट को मारने में लगा हुआ हूँ। इनको ढूंढने के लिए मेरा डॉग बहुत ज्यादा काम आता है और मुझे सिर्फ और सिर्फ सोल एनर्जी नहीं मिली है बल्कि मैं स्पिरिचुअल पीस भी मिली है। और तो और जो मेरा डॉग है वो दिन ब दिन पावरफुल बनता जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है और इसकी फाइट करने की एबिलिटी है वो किसी नॉर्मल बीस्ट की तरह होती जा रही है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है जहाँ पर एक फ्लावर लटक रहे होते हैं, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल फ्लावर बीन है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो बीस्ट है वो इस पूरे के पूरे एरिया को गार्ड करने की कोशिश करने में लगे हुए थे, क्योंकि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की जो बीन है वो की स्पिरिचुअल मटेरियल रिफाइनमेंट के लिए। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुखद वाली बात है कि इसको ग्रो होने में आधी साल और लगेगी जब ये ब्लूम करेगा अच्छी तरीके से। और वो उस डीमन बीस्ट की बॉडी को उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उस डॉग के नखरे देखकर वो समझ जाता है कि इसने कुछ न कुछ और जरूर सूंघा है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि अब क्या हुआ। तभी हमारे एमसी को सामने लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और वो अपनी स्पेशल डिवाइन आइज से चेक करने लगता है कि कौन है भाई। और जब वो उधर चेक करता है तो पता चलता है कि वहां पर तो कई सारे जीन फैक्शन के लोग आपस में बैठे हुए होते हैं और बातें करने में लगे हुए होते हैं। और जिस जगह पर वो बैठे हुए, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं, उस पेड़ में से गोल्डन स्पिरिचुअल फ्रूट लटके हुए हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो गोल्ड स्पिरिचुअल फ्रूट है वो एक स्पिरिचुअल मटेरियल है जो कि उस बुक में लिखा हुआ था, गाइड बुक में। जो भी इसे खा लेगा उससे वो और भी ज्यादा थोड़ा बहुत उसकी पावर रेंज नहीं बढ़ जाती है, बल्कि में किसी बंदे की उसकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव चीज है किसी एनहेंसमेंट एनर्जी के इस्तेमाल करना ब्रेक थ्रू करने के लिए इनर स्ट्रेंथ के रियलमी पर। और इस समय पर मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा विटल है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक थ्रू करने के लिए प्रोसेस की। और जिस स्पिरिचुअल फ्रूट है ना वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इजिली ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और तभी वहां पर हमें एक बियर की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि मरा हुआ भालू पड़ा हुआ है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि जो भालू यहाँ पर पड़ा हुआ है वो कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं है, बल्कि में एक मॉन्स्टर बियर है। भले जो मॉन्स्टर बियर है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है किसी मॉन्स्टर आंट की तरह, लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं था। लगता है कि जो भी यहाँ पर जीन फैक्शन से आया हुए हैं वह सभी के सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और वो वो 3 ओल्ड मैन वहां पर जो बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली थर्ड ग्रेड एक्सपर्ट्स हैं। और इन दोनों में से एक ना एक तो जरूरी इनर स्ट्रेंथ रियलमी पर जरूर होगा कल्टीवेटर, या फिर उससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और जब बात करें उस गोल्ड स्पेशल फ्रूट के बारे में तो वो अभी तैयार नहीं है तोड़ने के लिए, तो इसलिए वो लोग इस जगह को गार्ड करने में लगे हुए हैं सब पूरे के पूरे दिन भर। और अगर मैं इस समय पर वहां पर जाता हूँ तो ऐसा होगा जैसे कि मैं किसी शेर की गुफा में चला गया हूँ और मैं इतना ज्यादा रेकलेस नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मुझे रिट्रीट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे मैं क्या करूँ। तभी हमारा एमसी हर्ब गार्डन में वापस आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग देखकर उसे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि जो हमारे हेड लीडर बाय हैं वो फाइनली वापस आ चुके हैं, और वो भी एक डीमन बीस्ट के साथ। और वो उस बीस्ट को वहीं पर फटकते हुए उससे कहने लगता है कि जियो भी जैसा तुम हमेशा करते हो वैसा ही तुम्हें करने की जरूरत है, और तुम्हें इसमें से जो भी चीज चाहिए तुम ले सकते हो और बाकी की चीजों को पैसों के लिए कन्वर्ट कर दो और उन पैसों को तुम मुझे दे सकते हो। वह काम सुनने के बाद वो बंदा काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम ये काम मुझ पर छोड़ सकते हो। और जैसे वो बंदा उस बीस्ट को देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि इस बीस्ट की इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये कोई लो स्टेज का बीस्ट तो है नहीं है, और इसे मारने के लिए इंटरनल ट्रेनिंग चाहिए पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट बंदे को चाहिए पड़ेगा इसे मारने के लिए। और तभी हमारा एमसी वहां से जाते हुए उसे बताने लगता है कि मैं आज रात को इस सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम उसे हैंडल कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है इस सिटी को, लेकिन लीडर जांग वो जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं इस हर्ब गार्डन में टुमारो, मतलब कल। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं कल यहाँ पर समय पर पहुंच जाऊंगा, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी नेक्स्ट दिन हमें इनर एडवांसमेंट हॉल का दिखाया जाता है। ये जब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल का जो बंदा होता है वो हमारे एमसी को देखकर कहने लगता है, ओ तुम यहाँ पर हो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है, क्या तुम अपने ऑक्यूपेशन को जब यानी कि अपनी जॉब को चेंज करने के लिए यहाँ पर आए हो।
लेकिन हमारा एमसी उसके मुंह पर मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि मेरी जॉब इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है और मैं इसे अभी चेंज नहीं करना चाहता था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि मैंने सुना है कि यहाँ पर रूल्स मैंने पढ़े थे, तो उसके अनुसार यहाँ पर तुम्हें जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो तुम्हें जब भी मिलेंगे अगर तुम कोई मेजर डिस्कवरी कर लेते हो तो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने वाकई में किसी ऐसी चीज को ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, या फिर तुमने उस कास्ट क्विंगशान हार्ब गार्डन में कुछ ढूंढ लिया है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने वहां पर जीन फैक्शन के डिसिपल लोगों को वहां पर देखा है इस क्विंगशान में, और वो अकेले नहीं कई सारे लोग थे। यह बात सुनने के बाद वो बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि जी यूनिफेक्शन, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार वह लोग कितने लोग हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं और किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है यहाँ तक मुझे पता है वहां पर 9 पीपल आई मीन 9 लोग हैं वहां पर जिन्हें मैंने देखा था, और उनमें से वह सभी के सभी लोग इस वक्त माउंटेन के पीछे छुपे हुए हैं हमारे क्विंशान के, और मैं इस बात को लेकर अनश्योर हूँ कि अगर उनके अलावा भी कोई वहां पर मौजूद है या नहीं है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह सभी के सभी लोग जीन फैक्शन के इलाइट मेंबर्स हैं, और उनमें से एक तो 3rd ग्रेड का मेंबर भी लग रहा था, और 2 लोगों को देखने के बाद लगता है कि वो कम से कम इन 2 इनर स्ट्रेंथ रियलमी कल्टीवेटर तो होंगे ही होंगे, और बाकी भी लोग भी इतने ज्यादा कमजोर नहीं थे। तो मैं इस बात की सजेस्ट देता हूँ, आई मीन सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी को भेजना चाहते हो तो किसी ऐसे को भेजो जो कि 3rd ग्रेड या उससे अबव हो। यह सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है एमसी से कि मैंने तुम्हारे द्वारा दी गई न्यूज को यहाँ पर लिख लिया है और तुमसे जल्दी कोई कांटेक्ट करेगा। अगर ये बात वाकई में सच निकलती है तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कंफर्म कर दिया जाएगा, तुम यहाँ पर साइन कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो तुम जा सकते हो। लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल के बंदे को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता और हमारे एमसी पर डाउट करते हुए कह रहा होता है 3rd ग्रेड एक्सपर्ट, आखिरकार मैं तुम्हारी इन फर्कबाज बातों पर विश्वास क्यों करने लगा। तुम बस कंट्रीब्यूशन पॉइंट हासिल करने के लिए झूठ बोलने में लगे हुए हो, लेकिन तुम मुझसे इस तरीके से झूठ नहीं बोल सकते। और तभी वो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन को डिटेल्स को चेंज कर देता है, और चेंज करने के बाद वो उस पेपर को अपने सर्वेंट को देते हुए कहने लगता है कि तुम इस पेपर को वहां पर पोस्ट कर सकते हो। तभी वहां पर किसी को चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हमारे एमसी को बुला रहा है। यहाँ पर उसका सर्वेंट हमारे एमसी से कह रहा होता है कि लीडर जांग यहाँ पर जल्दी आ चुके हैं, और लगता है कि वो इस बात को जानने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है जब तुम्हें वहां पर उन्होंने नहीं पाया। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि इस वक्त वह कहाँ पर है, मैं जाकर उनसे खुद मिल लेता हूँ। तभी वो बंदा उसे बताने लगता है और उससे कहने लगता है कि वे अभी भी जगह को छोड़कर गए हैं, क्या तुम्हें रास्ते में वो नहीं मिले क्या। ये बात सुनने के बाद उसका दूसरा बंदा भी यही कहने लगता है क्या तुम्हें वो नहीं मिले हैं जो लियू यूनफोंग है, उन्होंने उसे गेट की तरफ भेज दिया था जब कुछ मेडल को हैंडल करना था, और उसी समय पर जो लीडर जांग है वो मेन रोड की तरफ से निकल गए थे। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है क्या मैंने वाकई में उनको मिस कर दिया है। और बात करें मेन रोड को छोड़कर तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रूट नहीं, ऑफिशियल रूट नहीं है जो कि हब गार्डन पर लेकर आता है, और अगर हम लोग वाकई में इधर से निकले हैं तो हमारे लिए पाथ को क्रॉस करना तो नॉर्मल बात होनी चाहिए थी। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि है लीडर भाई, कोई आपको जहाँ पर ढूंढने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी से सल्यूट करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जरूरी यहाँ पर जीन फैक्शन के डिसिपल के मैटर के लिए सॉल्व करने के लिए आए होगे। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सुपरवाइजर हुआंग गुआंगजू हूँ, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल से, और ये सारे के सारे मेरे सबूनियर्स हैं जो कि यहाँ पर अटैक करने वाले उन लोगों पर, और हम चाहते हैं कि तुम हमें उस जगह पर लेकर जाओ और बताओ कि वो वहाँ पर कहाँ पर है वे लोग। लेकिन जब हमारा एमसी देखता है तो वो कंफ्यूज होते उससे पूछने लगता है क्या बस इतने ही लोग जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद उस बंदे की आई मीन ईगो पर बात आ जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हारे कोई परेशानी है क्या, हम लोग जा रहे हैं उसे निपटने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ उसकी वहां पर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बड़ा पावरफुल वाला बंदा है। मैंने ऑलरेडी वहां पर सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया था। हमारा जो अपोनेंट है वो 3rd ग्रेड एक्सपर्ट है, और उसके साथ 2 इनर स्ट्रेंथ रियलमी कल्टीवेटर्स भी मौजूद है और 6 इलाइट मेंबर्स भी मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो छोटी सी टीम मेंबर्स है वो उन्हें हराने में कामयाब रहेंगे। ये बात सुनने के बाद जो डिसिपल होता है उस बंदे का वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो एग्जीक्यूशन है वो दूसरे आई मीन इंटरनल अफेयर के द्वारा ऑलरेडी फाउंड कर ली गई है, पता लगा लिया जा चुका है, क्योंकि जो अंकल हुआंग है वही उस मेंबर को हराने के लिए और उस मैटर को हैंडल करने के लिए काफी है। तभी जो अंकल हुआंग उससे पूछने लगते हैं क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुमने उन लोगों को वहां पर देखा था। तभी हमारा एमसी इसकी इस तरह की बातें सुनता है तो कहने लगता है कि मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ कि मैंने वहां पर साफ साफ लोगों को देखा था। तुम लोग वाकई में गाइडेंस के लिए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा लैग करते हो, मतलब कमजोर हो गाइडेंस के लिए, और तुम ब्लाइंडली बिना सोचे समझे किसी शेर की गुफा के अंदर जाने की सोचने में लगे हुए हो। ये बात सुनने के बाद उस अंकल को बहुत गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि तू बास्टर्ड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की। क्या तुम्हारी आंखें बिल्कुल में देख सकती हैं किसी की स्ट्रेंथ को। अगर वाकई में वहां पर 3rd ग्रेड का कोई एक्सपर्ट होता भी तो जो ब्रदर हुआंग वो उनसे फाइट करने में कामयाब रह सकते हैं। तभी वो बंदा ऑर्डर देने लगता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की मदद की जरूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम में से कुछ लोग मेरे साथ चलोगे, जल्दी से मुझे फॉलो करो, हेड लीडर बाय, और तुम अपने लोगों को भी साथ में ले जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदे घबराने लगते हैं हमारे एमसी के साइड के और कहने लगते हैं कि हमें वाकई में जाना पड़ेगा। तभी वो अंकल भाई आई मीन जो अंकल हुआंग होता है उससे कहने लगता है क्या तुमने मेरी बात सुनी हेड लीडर भाई। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि सुपरवाइजर हुआंग, मैं अपने ओन सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से
मोबिलाइज नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ ज्यादा हद पार नहीं कर रहे हो बॉस? ये बात सुनने के बाद उस हुआंग को गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं वाकई में हद पार करने में लगा हुआ हूँ, जबकि यहाँ पर तुम सभी के सभी लोग इन द डिसिपल है हमारे सेट के, वो सभी के सभी लोग पावरफुल बनना चाहते हैं, तो जाकर बेटर ऑक्यूपेशन को हासिल करो। मैं बस उनकी मदद करने में लगा हुआ हूँ उन्हें पावरफुल बनने के लिए, और किसी हायर अप के द्वारा उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। और तुम्हें जिस काम के लिए कहा जाता है तुम वही काम करो, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाओ तो बेटर रहेगा। लेकिन तुम्हें इस मैटर के बारे में ज्यादा आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे आदमियों को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो उसके बदले में तुम्हें मैं कंपनसेट भी करूंगा, और तुम्हें 250 सिल्वर कॉइन्स के बदले में इन लोगों को ले जाने के लिए ऑर्डर देता हूँ, और हर एक सिंगल डिसिपल को इतना मिलेगा, और जितना ज्यादा तुम एफर्ट करोगे वहां पर उतना ही ज्यादा तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। पैसे की बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग एग्री हो जाते हैं, काफी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके के सभी को काम पर लगाने के बाद वो हमारे एमसी को छेड़ने लगता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम वाकई में इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हो और मेरे द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे? तभी हमारा एमसी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद हमारे में सोचते हुए कहने लगता है कि जीवन फैक्शन के जो लोग हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और हमारे साथ ये हुआंग वोंगजो जो कि सोल इनर स्ट्रेंथ रियल का कल्टीवेटर, अगर वो इस ग्रुप को लीड करता है तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है हमारे लिए। तभी अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के बगल से एक परछाई सी उड़ती हुई जाती है, और जो देखने में उसके डॉग जैसी लग रही है। इसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है, और जब वह डॉग उस बंदे को काटने के लिए दौड़ पड़ता है तो हमारा एमसी उस डॉग को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ये देखकर वो हुआंग काफी गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? और वो अपनी किक का इस्तेमाल करते हुए उस डॉग पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी समय पर उस डॉग को पकड़ लेता है और उस हुआंग की किक को अपने हाथ से रोक देता है ताकि उस डॉग को चोट ना लगे, और हमारा एमसी उस किक को खाने के बाद पीछे की तरफ सरक जाता है, जिसे देखने के बाद हुआंग उससे कहने लगता है कि तुम अपने डॉग को अच्छी तरीके से टेम करो तो ही बेटर रहेगा। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो यंग बंदा है वो वाकई में इसमें इतनी ज्यादा पावर है कि उसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। लेकिन हमारे एमसी के पास दूसरा चारा नहीं होता, और वो डायरेक्टली उनसे कुछ बहस नहीं करता और कहने लगता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में कितने ज्यादा इनकरेजिबल बास्टर्ड है। और अगला सीन हमें दिखाया जाता है किंगशान के काफी ज्यादा अंदर जंगलों में, जहाँ पर जितने भी जानवर उस पर अटैक कर रहे होते हैं उनको मारते जाते हैं रास्ते में से, और कह रहा होता है वो बंदा कि आखिरकार और कितनी दूर हमें चलना पड़ेगा, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जीवन फैक्शन के जो लोग हैं वो इस डिसोलेट माउंटेन पर मौजूद है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, जब हम इस जगह क्रॉस कर जाएंगे तब हमारा मुकाबला उन लोगों से हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद हुआंग वहां पर उड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं वहां पर किसी के ऑरा को महसूस करने लगता हूँ, वो सभी के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सामने। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो गोल्ड स्पिरिचुअल फ्रूट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जीवन फैक्शन है वो इस माउंटेन पर यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी के सभी लोग ये बात जानने के बाद काफी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि इस तरीके से हम अगर गोल्ड स्पिरिचुअल फ्रूट को ढूंढ लेंगे तो इसकी जो मेरिट पॉइंट्स है वो हमें बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। और तभी वो हुआंग सभी को ऑर्डर देने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इस तरीके से आवाजें करना बंद करो, खासकर तुम अपने डॉग को। तभी हमारा एमसी अपने डॉग को शांत करता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा डॉग यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा तुम्हारे मैटर में, मैंने ऑलरेडी तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। और मेरे जो मैन है जो कि हर्ब गार्डन से आए हुए थे वो इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो और भी ज्यादा परेशानी खड़ी ना करें। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा यहाँ पर, वैसे भी ये सारे के सारे मेरे साथी हैं तो मैं इनको इस तरीके से यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो जाने के लिए रेडी नहीं होते और कह रहे होते हैं कि हाँ लीडर, अब जबकि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो आखिरकार हम लोग बिना कुछ लिए हासिल किए यहाँ पर वापस कैसे जा सकते हैं? हम एक मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्यू और ब्लड के बारे में ट्रेनिंग करना नहीं है बल्कि में हमें अपनी हिम्मत को भी बढ़ाना है और नॉलेज को भी बढ़ाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाने वाला, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा मैं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से कहने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती वापस नहीं ले जा सकता, लेकिन एक बंदा अपना पाथ खुद चुनता है और अपनी कॉन्सिक्वेंसेस को तुम खुद झेलोगे, इस बात का ख्याल रखना। तभी दूसरा वाला बंदा वहां से जाते हुए कहने लगता है कि बहुत होगी बकवास, जो पैसे कमाना चाहते हैं वो मेरे साथ चले। और दूसरा बंदा भी उसका साथी होता है, वो कहने लगता है कि हल्डर भाई अगर कब हमें क्या करना चाहिए। और अगले पल हमें उस जीनियन फैक्शन के बारे में दिखाया जाता है, वहां पर सभी के सभी लोग बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं, और एक बंदा उनके पास आता है और कहने लगता है कि एल्डर कुन, यहाँ पर आसपास हमारे काफी लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी जो हुआंग जोंग है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मैं ब्लेजिंग सन सेक्ट से हूँ और मैं कमजोर नहीं हूँ, और बताना चाहता हूँ कि मैं एक इनर स्ट्रेंथ रियलमी कल्टीवेटर हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि एल्डर कुन, मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रह सकता, भले ही ये जो फ्रूट्स हैं वो अभी तोड़ना बाकी है, लेकिन इनमें से मैं एक लूंगा और जहाँ से पहले पूछता तो मैं निकल लूंगा। और वो बंदा एग्री हो जाता है और वो तोड़कर अपने बॉक्स में उसको रखकर लेके जाने लगता है और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय बाय।
और वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ था और कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर किसी बंदे ने देखा नहीं होगा। लेकिन जो हुआंग होता है वो उसे देख लेता है और कहने लगता है कि यहाँ से कोई भागने की कोशिश करने में लगा हुआ है, हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन सभी के सभी लोग जब उस बंदे को पकड़ने के लिए भागने में लगे हुए होते हैं तो वहां पर हमारे एमसी के साथ जो बंदा खड़ा हुआ होता है वो उसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये बंदा तो जाना पहचान लगने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी पूछने लगता है कि रिन्यू कि क्या गलत है वहां पर। तभी रिन्यू से कहने लगता है कि जो बंदा अभी यहाँ से भागा था वो जाना पहचान लगने में लगा हुआ था माउंटेन साइड से, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं सुपरवाइजर ली है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होने लगता है और कहने लगता है कि ली यूनफेंग। तो अब मुझे समझ में आ चुका है कि आखिरकार मैं रास्ते में उससे क्यों नहीं मिला था उस वक्त कर। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिरकार ये जीवन फैक्शन के साथ क्यों मिला हुआ है, और वो इस राज का पर्दा हटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और कहने लगता है कि हमें यहाँ पर छुप जाना चाहिए। लेकिन जो इरनी होता है वो बात जानने के बाद काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि एल्डर भाई मैं भी यहाँ से जाता हूँ। और तभी यूनियन फैक्शन के लोग और ब्लेजिंग सनसेट के लोग आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वो एल्डर वांग उससे कहने लगते हैं कि मैं ब्लेजिंग सनसेट के हेल्प यहाँ पर आया हूँ मदद करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल से और मैनेजमेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बातों को मानो, वरना तुम सभी को बिना क्वेश्चन के साथ यहीं पर मार दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद यूनियन फैक्शन के लोग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे जबकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बस इतने ही लोग मौजूद है। दूसरी तरफ जो एल्डर कौन होते हैं वो उन फ्रूट्स को तोड़ने में लगे होते हैं और कह रहे होते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो यहाँ से सोच निकलने के बारे में या फिर बचकर निकलने के बारे में सोचना भी मत। तभी वो बंदा देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग तुम तो जीवन फैक्शन के एक्सपर्ट हो ना इनर स्ट्रेंथ रियलमी पर, जियांग जेंगदेन एंड हुआ जेईबेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्ट भेजी गई थी वो सच्ची थी और सिर्फ यहाँ पर 2 इनर स्ट्रेंथ के रियलमी कल्टीवेटर्स नहीं है बल्कि में जियूयन फैक्शन के फर्स्ट एल्डर कुन वू यूए भी है। तभी बेमान में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस था, मुझे शायद उसकी वार्निंग को मान लेना चाहिए पहले ही था। तभी उसकी नजर इस स्पिरिचुअल फ्रूट पर जाने लगती है जिसको देखकर कहने लगता है कि बाय एनी चांस अगर मुझे वो स्पिरिचुअल फ्रूट हासिल हो गया तो मैं उन 12 स्टेजेस को सरपास कर जाऊंगा और 3rd ग्रेड रैंक पर पहुंच जाऊंगा। जब इसके मन में ऐसा लालच आने लगता है उस फ्रूट को हासिल करने के लिए तो वो अपने सभी के सभी सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देने लगता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग जाओ और लोगों को मार दो। लेकिन हमारा एमसी जब उन्हें भागते हुए देखता है उनसे लड़ने के लिए तो कहने लगता है कि तुम इस तरीके से लड़ने के लिए नहीं जा सकते, अगर तुम उनसे इस तरीके से लड़ने के लिए जाए तो तुम बिना बेमतलब के मारे जाओगे। तभी जो एल्डर कुन होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा रेकलेस हो, तुम अपनी ही शक्तियों का या फिर अपने ही पावर को पहचानते नहीं हो कि आखिरकार तुम सामने वाले अपोनेंट से लड़ सकते हो, उसे हरा सकते हो या नहीं हरा सकते। तभी एल्डर कुन अपनी डे लाइट स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है उस बंदे को मारने के लिए और वहीं पर एक ही झटके में उस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और जैसे वो पहला बंदा मारा जाता है तो एल्डर गुन दूसरे बंदे की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन वो जो बंदा होता है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने ही साथियों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उनके अटैक को झेल सके और खुद उनके अटैक से बच जाए। इसलिए वो अपने साथी को उस एल्डर कुन के पास भेज देता है वो भी मरने के लिए। ये देखने के बाद एल्डर कुन बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं और वो जो बंदा फेंक कर उसके पास आ रहा था उस बंदे को पकड़कर दूसरी तरफ डायरेक्शन में बदल देते हैं जहां पर वो हुआंग उस फ्रूट की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि जो स्पिरिचुअल फ्रूट है वो इस बंदे के पास है, सबसे पहले तो मुझे इस स्पिरिचुअल फ्रूट को बचाकर रखना होगा क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार इसके कितने साथी मारे जाते हैं और कितने जिंदा रहते हैं, उसे तो फ्रूट हासिल करने से मतलब है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए ग्लियर फोर्स 13 स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उसे मार कर उसके फ्रूट्स ले सके। और दूसरा बंदा अपने उस डंडे से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो डंडा 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड होती है और वो बंदा भी साथ में मारा जाता है। और उस बंदे के मरने के बाद वो फटाक से जाता है उस फ्रूट के भरे हुए बॉक्स को उठा लेता है और कहने लगता है कि फाइनली मैंने इस फ्रूट को हासिल कर लिया है। और अपने सभी के सभी साथियों से घबराते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इधर उधर बिखर जाओ, कभी भी इसके हाथों में मत लगना वरना तुम सब मारे जाओगे। ये बात सुनने के बाद उसका साथी कहने लगते हैं क्या बस इस तरीके से कि हमारे साथ मजाक चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए या फिर बस मरने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे भी हुआंग कहता है एक बंदा तो पता चलता है कि उसकी गर्दन में किसी की स्वॉर्ड घुस चुकी है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। और जब वह डिसिपल उसको देखता है अपने साथी को इस तरीके से मरते हुए तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर घबराते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भागना चालू कर देते लोग। लेकिन जिनियान फैक्शन के जो लोग होते हैं वो उन्हें भागने नहीं दे सकते और कह रहे होते हैं कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरे यहाँ से बचकर निकल पाओगे। लेकिन तभी उसका नीफी यानी कि अंकल हुआंग का वो चिल्लाते हुए डिसिपल चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अंकल हुआंग प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन पीछे वाला बंदा हंसते हुए उसकी तरफ आता है और वह अपनी दोनों स्वॉर्ड से उस डिसिपल पर अटैक करने लगता है ताकि वो उसे मार सके। और इस तरीके से उस डिसिपल का वहीं पर अंत होता है क्योंकि वो उसकी गर्दन को उसके सर से धड़ से अलग कर देता है। जब हुआंग उसको देखता है तो वो चिल्लाते हुए उसका नाम बुलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। जियांगोंग, अरे नहीं, उसके पसीने छूट जाते हैं। पीछे से वो एल्डर कुन की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए और मारने के लिए बढ़ते बढ़ते साथ में ये कहने लगता है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ से बचने में कामयाब रहोगे।
और उसकी स्वॉर्ड डायरेक्टली उस हुआंग के पीठ पर जाकर लग जाती है, जिससे हुआंग को चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह हुआंग वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। अपनी पावर को ज्यादा समझोगे तो यही होगा, कभी भी दूसरों की एडवाइस को नहीं सुनोगे। मतलब वो एडवाइस दे रहा था, वह बोल रहा है कि वो बंदा है तो तुम मत मानो, यही होगा तुम्हारे साथ। और तभी उसका बॉक्स जो उठाया था फ्रूट्स का, वो भी उसके हाथों से गिर जाता है। और जब बाकी मेंबर्स उसके देखने लगते हैं तो वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि शिट, हमें यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा, हमारे लीडर यहाँ पर जिंदा नहीं बचे हुए हैं। लेकिन यूनियन फैक्शन के जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि किसी को भी यहाँ से जिंदा मत जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी को यहीं पर मार दो। और सारे के सारे जो गार्डन के स्टूडेंट होते हैं, हर्ब गार्डन के, वो सभी के सभी के करके मरना चालू हो जाते हैं। और हमारे एमसी को अगले पल दिखाया जाता है, जो कि अपने दुश्मनों को पाम से मारने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है पीछे मुड़ते हुए कि अंत में आकर इनके पास कोई भी चांस नहीं था यहाँ उनसे जीतने के लिए, लेकिन फिर भी ये जिंदा नहीं बच पाया आखिर में। तभी हमारा एमसी वहां से भागने लगता है, लेकिन एक बंदा उसे देख लेता है और उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम इस बारे में सोचना भी नहीं, मेरे होते हुए तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों से। और तभी ये बंदा हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है, वो भी अपनी दोनों स्वॉर्ड से। लेकिन हमारा एमसी भी यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो उसका अटैक को डॉज कर देता है, जिसके कारण उस बंदे की स्वॉर्ड जमीन पर जाकर गिरती है और जमीन में बड़ा छेद हो जाता है उस स्वॉर्ड से। और जैसे ही वो हमारे एमसी को भागते हुए देखता है तो वो वापस से अपनी स्वॉर्ड को उठाकर उस पर दूसरी तरफ से अटैक करने लगता है। लेकिन हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड से उसको रोक लेता है, और रोकता ही नहीं है बल्कि में उसके अटैक को डिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये देखने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाती है, जो कि अपने जीवन पाम मार्क का आई मीन फोर्थ टेक्निक का फिफ्थ 5 माउंटेन्स टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो हमारे एमसी को हरा सके। और जैसे ही वो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है, एक बहुत बड़ा पाम हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हमारा एमसी भी हार नहीं मानता और वो टायरेनिकल ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसके अटैक को रोक सके। और ये देखने के बाद वो बंदे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हमारे एमसी ने उस बंदे के बीच में से दो टुकड़े कर दिए होते हैं अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर बीच में से फाड़ दिया है उस बंदे को बोले तो। और सभी के मरने के बाद हमारा एमसी उस बंदे की पॉकेट में देखता है तो उसमें एक बॉक्स पड़ा हुआ होता है। उसको देखने के बाद कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मुझे गोल्ड स्पिरिचुअल फ्रूट एक्सीडेंट के तौर पर यहाँ पर मिल चुका है इस बंदे को मारने के बाद। और जब वो सोचने में लगा हुआ होता है तभी उसका डॉगी भी उसके पास आ जाता है। तो हमारा एमसी उस डॉगी को देखने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ पर आए थे। खैर वो सब छोड़ो, हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और तभी वो अपने डॉग को अपनी गोद में उठाता है और वहां से उठाने के बाद तुरंत भाग जाता है पहली फुर्सत में। दूसरी तरफ जो एल्डर खून होता है वो उस बंदे की तरफ पढ़ने लगता है जिसके पास वो बॉक्स मौजूद था। लेकिन जब उसके पास आकर देखता है तो पता चलता है कि उस बंदे के तो ऑलरेडी बीच में से दो टुकड़े हो चुके हैं, हमारे एमसी ने उसको फाड़ दिए बीच में से। और वो एल्डर उसे देखकर गुस्सा होने लगता है और उससे कहने लगता है कि हुआ जेई बेन, एक इनर स्ट्रेंथ रियलमी कल्टीवेटर, उसको मर्डर कर दिया गया था, वो भी इतनी जल्दी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हुआंग गांगजाओ है वह सभी के सभी लोग अपने स्ट्रेंथ को छुपाकर बैठे हुए थे और यहाँ पर एक और बंदा पावरफुल आया हुआ है? तभी वह एल्डर उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ से कितने लोग भागने में कामयाब रहे। तभी दूसरा बंदा उसे बताने लगता है कि उस कुछ तुच्छ और बंच लोगों के अलावा यहाँ पर लगता है कि एक और बंदा यहाँ से भाग गया था। लगता है कि ये जगह अब और ज्यादा सुरक्षित नहीं है, अब हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें चलना होगा। लेकिन जाने से पहले हम इस पेड़ को यहाँ से तबाह कर देंगे ताकि जो जो फ्रूट्स हैं वो ब्लेजिंग सनसेट के हाथों में न लग पाए। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है भागते भागते, और कह रहा होता है मन में सोचते हुए ये सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी। ऑलमोस्ट जो हुआंग गॉन्जंग के द्वारा जो पार्टी लीड की गई थी सभी को एक्सटर्मिनेट कर दिया गया है और कोई भी जिंदा नहीं लौटा। और सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं इरनी और बाकी जो मेरे साथी थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने मेरी बातों को सुनने से मना कर दिया और उन्हें कुछ ही सेकंड के दौरान उन्हें मार दिया गया। और मेरे नए नए सबॉर्डिनेट जो कि अभी भी मैंने बनाए थे वो भी मारे जा चुके हैं। तभी वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें वही फ्रूट मौजूद है, और उसमें एक नहीं बल्कि में दो फ्रूट्स मौजूद होते हैं, जिसको देखने के बाद कहने लगता है कि ये जो फ्रूट्स हैं वो पूरी तरीके से पके नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रूट्स काफी होंगे मेरे इनर स्ट्रेंथ रियलमी तक पहुंचने के लिए और ब्रेक थ्रू करने के लिए। तभी अचानक से हमारे एमसी को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है और पता चलता है कि वहां पर एक बंदा भागते हुए आ रहा है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हे लीडर बाय। और पता चलता है कि ये जुहो यही होता है और हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम सक्सेसफुली वहां से बचने में कामयाब रहे थे? तभी वो कहने लगता है जी मैं यहाँ से निकलने में कामयाब रहा था बचने में, लेकिन जाओ डिंग, जोंग त्यान और इरिन्यू वे सभी के सभी लोग मारे जा चुके, वो वहां से भागने में नाकामयाब रहे। काश हमने आपकी जो द्वारा दी गई जो सलाह थी उसे सुन लिया होता और वहां पर अटैक करने के लिए नहीं गए थे उनके साथ, तो आज हमारे मेंबर सभी के सभी जिंदा होते। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से कहने लगता है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब उसे कहने से द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम वापस सिटी की तरफ जाते हैं और तुम्हें वापस हर्ब गार्डन में लौट जाना चाहिए रिकवर करने के लिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम एक बात मेरा ख्याल रखना कि जब तुम उस हर्ब गार्डन में वापस जाओ तो जितना हो सके उतना ज्यादा पॉसिबल करना कि तुम अटेंशन ना लो दूसरे लोगों की। कहने का मतलब है कि ऐसे फालतू लोगों की नहीं, सीधे वहां जाकर जितना हो सके लोगों को बताना कि हाँ तुम वहां पहुंच चुके हो, वो भी सुरक्षित। ये बात सुनने के बाद वो अंदर सरप्राइज होने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं समझ चुका हूँ हेल्डर बाय और मैं यहाँ से अब चलना चाहूंगा। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि तुम जो मैंने तुमसे कहा है तुम उसके बारे में बिल्कुल भी भूलना मत, इस बात का ख्याल रखना खास कर। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आउटसाइड साउथ गेट पर वुजेंग काउंटी सिटी के,
जहाँ पर वो देखता है कि जो सेट के मेंबर्स होते हैं वो मूव करने में लगे हुए हैं और वे वहां से जा रहे हैं। और तभी हमारा एमसी उनको देखकर कहने लगता है कि जो हमारे हेड है ब्लेजिंग सन साइट के, वो सेकंड ग्रेड एक्सपर्ट हैं, एल्डर जूहो। लगता है कि हमारे साइट को पहले ही इसके बारे में इंटेल या फिर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आपस में बात करते हुए सिचुएशन को देखने के बाद कहने लगते हैं कि वो आखिरकार जो ब्लेजिंग सन साइट के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा सपोर्ट ऑफर क्यों करने में लगे हुए हैं। इनको देखकर लगता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मचे हुए हैं। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि तुम वहां सब यहाँ पर सिर्फ अर्न का काम करते हो, तो शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन इससे पहले सुपरवाइजर ब्लेजिंग सन साइट के जो सुपरवाइजर्स हैं वो खून से लथपथ यहाँ पर लौटते हुए आए थे और इस सिटी में एंटर किया था काफी समय पहले। लगता है कि वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक अपोनेंट का सामना करना पड़ा था इस सिटी के बाहर, इसीलिए सभी के सभी सेक्टमेट्स वहां पर बदला लेने के लिए जा रहे हैं। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर पूरे पूरे चंगनान में ऐसा बंदा मौजूद है जो कि ब्लेजिंग सन साइट को गुस्सा दिला सकता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि वो जीवन फैक्शन का बंदा हो सकता है। मुझे लगता है कि वो लोग इस सिचुएशन में लौट कर नहीं आने वाले, क्योंकि जो सिचुएशन है उन दोनों के बीच में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें से एक को मिटना होगा और एक को जिंदा रहना होगा। और हमारा एमसी इनकी सभी की बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि जो सुपरवाइजर है वो रिटर्न हो चुके हैं, वो भी इंजर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हुआंग गुंगजाओ के अलावा यहाँ पर कोई और भी सर्वाइव कर चुका है। और अगले ही पर हमें अलग साइड हार्प गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे कि हमारे एमसी ने उससे कहा था वो वापस लौट आ जाता है और आकर सीधे बहुत काफी खुश होने लगता है और कहने लगता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा वहां पर और सर्वाइव कर जाऊंगा। तभी पीछे से कोई बंदा आता है, जूवी को बुलाता है और पता चलता है कि ये तो सुपरवाइजर ली है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सुपरवाइजर ली उससे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम इस तरीके से इंजर्ड क्यों हो। तभी जुओ भी उसे बताने लगता है कि हमें उन लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया था, बल्कि मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल के जो लोग गए थे और जीवन फैक्शन के लोग आपस में जब फाइट कर रहे थे तो उनकी स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा था और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं वहां से निकलने में कामयाब रहा। तभी सुपरवाइजर ली उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा और बंदा है तुम्हारे अलावा जो कि जिंदा बैठा है। तभी जी वही उससे कहने लगता है कि हमारे अलावा पूरे पूरे हार्प गार्डन की एस्कॉर्ट टीम मारी जा चुकी है और कोई वहां से निकलने में कामयाब नहीं लगा, मेरे और सिर्फ लीडर भाई के अलावा। जो ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल का वो भी शायद जा चुका है, अब वो जिंदा नहीं है। ये बात सुनने के बाद बंदा उससे कहने लगता है कि यह लीडर भाई वहां से निकलने में कामयाब रहे, वो कहाँ पर है इस वक्त। तभी जो भी उसे बताने लगता है कि वे अभी भी सिटी की तरफ वापस जा चुके हैं। सुपरवाइजर ली आखिरकार आप क्या कर रहे हो। तभी सुपरवाइजर ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी सारी की सारी एनर्जी को उस अपने हाथ में कलेक्ट करने लगता है ताकि वो उस बंदे को मार सके। और तभी सुपरवाइजर ली उससे कहने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे साथियों तक मुझे पहुंचाना होगा वो जल्द से जल्द। और वो जुओ वही पर अटैक कर देते हैं अपने जीवन स्पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर, जिससे कि वो जुओ भी वहीं पर मारा जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और खून निकलकर वो जमीन पर गिर जाता है एक ही पाम अटैक से। और सुपरवाइजर ली आप उस सोचते हुए कहने लगते कि बाय जी हुए, तो आखिरी बंदा वही बचा हुआ है वहां से निकलने में जो कामयाब रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें बाय जी हुए के ऑफिशियल रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो रह रहा है इस वक्त, जहां पर उसकी मेड वहां पर सफाई करने में लगी हुई थी। रात का समय है, नींद आ रही है उसको और कह रही होती कि लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने बेड पर सोने के लिए जाना होगा। वैसे भी मेरे जो लॉर्ड हैं वो इस समय पर घर पर रहने में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी मुझे अपनी बचा कर रखनी चाहिए कल के काम के लिए। तभी वो नोटिस करती है कि बाहर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने चालू कर देता है, जहां पर वो जाने लगती है और पूछने लगती है कि माय लॉर्ड आप ठीक हो क्या। और पता चलता है कि वो तो कमरे से आवाज आ रही होती है। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपने बेड पर सोने के लिए जा सकती हो। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट करने में लगा हुआ है वहां पर और अपनी एनर्जी को बढ़ाने में लगा हुआ है उन फ्रूट्स को खाने के बाद। और उन फ्रूट्स को खाने के बाद उसके जो बीज बचते हैं वो वहीं पर गिरे हुए होते हैं और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा चमकने लगती है। उसकी बॉडी में से जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो निकल पड़ते हैं और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जो गोल्डन स्पिरिचुअल फ्रूट है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने तो इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इनर स्ट्रेंथ रियलमी पर इतनी ज्यादा आसानी से ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और भाई इसकी बॉडी कितनी चमकने लगी। जहां पर हमें किसी को बात करते हुए दिखाया जा रहा होता है, कोई कह रहा होता है कि पूरी की पूरी गोंग फैमिली में जो गोंग जियाओ है वो मोस्ट टैलेंटेड डिसिपल था हमारी करंट जनरेशन का। तो मैं उस पर लेकर कुछ हाई एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि वो बंदा इस तरीके से मारा गया। इस बार जो लिन फैमिली है वो अपने लिए सर्वेंट चुन रही थी और इसीलिए मैंने इस बार इतना ज्यादा एफर्ट लगाया था उसको ग्रो करने के लिए। तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये तो ब्लीचिंग सनसेट का एल्डर बांग गोंग है, जेंग शेंग और गोंग शाओशोंग का ग्रैंडफादर और सेकंड ग्रेड एक्सपर्ट। और तभी कहने लगता है कि जो हुआंग गोंग जाओ है, मैंने इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था इस मैटर को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर 10 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका है। तभी वो गुजू अब जो भटकर लौटा था, ये बंदा जो मार खाकर आया है उन लोगों से, वो कहने लगता है कि एल्डर बांग लगता है कि हमें वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन के कारण ये सब हुई थी, ये घटना हुई थी। हमें इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करवाई गई थी अपोनेंट के बारे में कि वहां पर एक इनर स्ट्रेंथ रियलमी कल्टीवेशन का बंदा है और 2 पीक्ड इंटरनल ट्रेनिंग के बंदे हैं, लेकिन किसने उसके बारे में सोचा था कि उनकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होगी। ये बात सुनने के बाद वो ग्रेट एल्डर उससे कहने लगते हैं, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारी की सारी जो गलती है वो इंटरनल अफेयर के हॉल मैनेजर इंटरनल अफेयर हॉल और मैनेजर की गलती है, मैसेंजर की, जो कि उसे मैसेज भेजा था, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। ये बात सुनने के बाद बंदा उससे कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा,
वरना आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा रेकलेस तरीके से एक्शन उठाते और बिना सोचे समझे उन्हें प्रोटेक्ट कर देते क्या? यह बात सुनने के बाद वो एल्डर उसे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम्हें जाना चाहिए जल्द जल्द पहली फुर्सत में, और सबसे पहले तो अपनी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। जब कहने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे समझ चुके हो। तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है कि जो हुआंग जो की लाइफ है वो और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें उसकी, जल्दी से हमारे जियांग गुओ के पास इसे भेज दिया जाए। और उसका सर्वेंट उसके ऑर्डर को मान जाता है। तभी उसको ये कहने के बाद वो दूसरे सर्वेंट को बुलाकर उससे कहने लगता है कि मार्शल आर्टिस्ट का इसका जो मैटर है ना इंटरनल अफेयर का और इन्वेस्टिगेशन बाय जियो के बारे में वो सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, और इसके बारे में कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और उसकी जो खबर है उसकी जो नाम भी है ना वो मेरे कानों में दौरान नहीं पड़ना चाहिए। ये बात समझ जाना, मतलब सीधे कहने का मतलब इसे टपका दो, साफ रास्ते से हटा दो। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि जियांग तुम्हारे जो ग्रैंड फादर है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ कि तुम्हारा बदला जरूर ले लूँ। ये वाकई में बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात है कि मेरा जो चांस था गोंग फैमिली के स्टेटस को बढ़ाने के लिए स्टेटस को वो जा चुका है, वो भी इस तरीके से सब कुछ तबाह हो चुका है। और अगले ही पल हमें ब्लेजिंग सनसेट के इंटरनल अफेयर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी उधर जाता है तो वो उससे उसके सुपरवाइजर जू के बारे में पूछने लगता है। लेकिन वो बंदा उससे कहने लगता है कि सुपरवाइजर जू वो अभी सुबह जल्दी आना चाहिए था, लेकिन वो अभी आए नहीं है, इसीलिए मैं इस बात को श्योर नहीं हूँ कि वो इस समय पर कहाँ पर है। आखिरकार आगे का जो डिजास्टर हुआ था अभी कुछ समय पहले, उससे तुम और सुपरवाइजर हुआंग ही लौट कर आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल से, और बाकी के सभी लोग तो मारे गए थे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो जियो वेई जो कि क्विंशान हर्ब गार्डन से था उसका क्या हुआ? ये बात सुनने के बाद वो बताने लगता है कि हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि हर्ब गार्डन में वहाँ पर कोई भी लौटकर वापस नहीं आया है। अगर तुम भी अगर यहाँ पर नहीं आते तो हम लोग भी यही सोचते कि शायद तुम भी मारे जा चुके हो और तुम्हारे जिंदा होने के बारे में किसी को भी नहीं पता होता। ये बात सुनने के बाद वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जियो वेई इस हर्ब गार्डन में वापस नहीं आया, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी ने उसे हटा दिया रास्ते से। तभी नेक्स्ट सीन ब्लेजिंग सनसेट के लिए लाइब्रेरी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लाइब्रेरी में जाने के बाद एल्डर गांव से कहने लगता है कि ये मैं हूँ बाय जियो वे, और मैं यहाँ पर बुक्स पॉइंट्स के बदले में बुक को एक्सचेंज करने के लिए आया हुआ हूँ, इंटरनल आर्ट्स होनी चाहिए वो। ये बात सुनने के बाद जो ब्लेजिंग सनसेट के सीनियर एल्डर गांव होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम अभी तो इंटरनल ट्रेनिंग और इंटरनल ट्रेनिंग कंप्लीट करके लिए आए थे, और अब तुम ऑलरेडी कल्टीवेट करना चाहते हो इंटरनल आर्ट्स को। तुम वाकई में बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, जल्दी से जाओ और अपने अनुसार पिक कर लो। और तभी हमारा एमसी कुछ पेपर्स निकालता है, उसको देते हुए उससे कहने लगता है हमें पता चलता है कि ये चेक होता है सिल्वर्स का, इनकी करेंसी ऐसी है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आती कि क्या है करेंसी में। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसे ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि एल्डर आप मुझे कुछ बुक्स को रिकमेंड करो तो बेटर रहेगा मेरे लिए। सही कहा ना मैंने? और रिश्वत देने के बाद वो उस एल्डर को पटा लेता है। तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है कि ठीक है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा सेंसिबल यंग मैन हो, तुम समझते हो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए। और तभी वो एल्डर उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर और स्ट्रॉन्गेस्ट 3 इंटरनल आर्ट्स है, इंटरनल आर्ट्स टेक्निक है, वो भी हमारे सेक्ट में। सबसे है तो ब्लेजिंग सन की फायर डेटोनेशन, जो कि नेम्ड, इसका जो नेम है ना वो हमारे सेक्ट पर ही रखा गया है, लेकिन इसकी जो डैमेज है वो कास्टर की बॉडी पर पहले डैमेज पड़ता है, बाद में दूसरे पर पड़ता है। तभी दूसरा आता है 9 प्रिसेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल, एक्चुअली पावरफुल है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए कास्टर को मेंटेन करना पड़ता है शांति दिमाग में। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा जल्दी से स्लो हो जाएगी। और थर्ड आती है सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो फोर्ट्रेस ऑफ नेचर, पर्पल फोर्ट्रेस ऑफ नेचर। ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड टेक्निक है और इसकी पावर अनरिवील्ड है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि इसकी जो स्पीड है ना कल्टीवेशन की बहुत ही स्लो है। 10 साल निकल जाएंगे तुम्हें सक्सेसफुली इसको सीखने में, और तुम अब आज तुम्हारी है, मैंने तुम्हें सलाह दे दी है, और तुम यहाँ पर इनर मोस्ट एरिया में जाकर अपने लिए वो बुक्स ढूंढ सकते हो लेफ्ट साइड में मुड़ने के लिए। तभी हमारा एमसी से क्या लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर गांव, आपने मुझे बढ़िया रिकमेंडेशन दिया है, वो भी केयरफुली। और तभी वो उस लाइब्रेरी के ऊपर घूमने लगता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था ब्लीचिंग सनसेट के सीनियर एल्डर से, अगर मैंने यहाँ पर मेरी ब्रीथ को परफेक्शन तक कल्टिवेट नहीं किया होता तो मुझे इस बात का डर है कि ये शायद उसने मेरी पावर्स को ऑलरेडी देख लिया होता। एल्डर गांव इस वक्त लाइब्रेरी पर है और अपनी ड्यूटी से फ्री है, तो इस वक्त वो काफी ज्यादा इंजर्ड और काफी ज्यादा बीमार, इसलिए वो आराम से चिल मारकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इस वक्त वो हमारे सेक्ट के लिए इस सेक्ट के लिए वैनगार्ड पोजीशन पर खड़े होते। तभी हमारी एमसी की नजर उस पर जाती है और उस बॉक्स को देखने के बाद कहने लगता है कि हाँ, यही वो टेक्निक है जिसे मैं ढूंढने में लगा हुआ था काफी समय से, और यही वो बुक है जो पर्पल फोर्ट्रेस ऑफ नेचर है इस बुक का नाम। और ये जो बुक है वो उन कंडीशन से मैच खाती है, बहुत ज्यादा अलग है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन इसी बुक के हैं। और ये बुक मुझे बहुत ज्यादा शूट करती है, क्योंकि जो बात करें कल्टीवेशन स्पीड के बारे में वो मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और तभी वो जैसी वो उस बुक को लेकर जाने लगता है तो एल्डर उससे पूछने लगता है क्या तुम वाकई में इसी बुक को चुनना चाहते हो? खैर तुम्हारे अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, तुम ज्यादा चाहो वैसे कर सकते हो। और हमारा एमसी एग्री हो जाता है। तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है
है कि जो पल्पल फोर्ट्रेस है वो नेचर का, वो एक्सचेंज पॉइंट रिक्वायर करता है 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अगर तुम इसे लेना चाहते हो। जो सेक डिसिपल है और जो सुपरवाइजर है वो 10% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट रिसीव करते हैं। और बात करें तुम्हारे बारे में तो तुम एक आउटस्टैंडिंग डिसिपल हो और तुम डायरेक्टली देखा जाए तो एक सुपरवाइजर हो, तो तुम्हें चार्ज करूंगा मैं 1600 आई मीन 1600 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में। अगला पल दिखाया जाता है 2 दिन के बाद का सेलेस्टियल फ्रेग्रेंस पवेलियन पर, जहाँ पर कोई अपना इनविटेशन कार्ड दिखाता है और हमें पता चलता है कि हमारे एमसी और उसके सीनियर ब्रदर वहां पर आ चुके हैं। वो बंदा इस कार्ड को देखने के बाद कहने लगता है कि त्यांग जेनफाई बाय जीवे आप लोग अंदर आ सकते हो। तभी हमारे एमसी को कुछ स्मेल सुनाई देती है और उसको सूंघने के बाद वो कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर ये स्मेल ये तो किसी अगरबत्ती की आने में लगी हुई है ना। तभी उसका सीनियर ब्रदर से एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि ये जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर आइटम है ना सेलेस्टियल फ्रेग्रेंस पवेलियन का, वो हेवनली फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसके जो स्मेक है वो दूसरों को एनचेंट कर सकता है और इंजॉयमेंट के लिए इन्होंने रिलैक्स कर सकता है। तभी हमारा एमसी इसको देखने के बाद कहने लगता है कि मेरा जो चीफ सीनियर है इसको देखकर ऐसा लगता है कि न जाने कितना ज्ञान आ गया हो और कितना कूल लग रहा है इस वक्त। तभी एक सर्वेंट उन्हें बुलाने लगती है और उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इस तरफ जाना है तुम लोगों को, और तभी वे दोनों को दोनों एंटर कर जाते हैं। और वो हॉल को देखने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है मार्शल आर्ट्स की मीटिंग। तभी वो सीनियर उसे बताने लगता है कि जो कंपटीशन है वो अभी स्टार्ट होने वाला है और उस समय पर जो 3 लीडिंग कर्टसीज हैं वो डिसाइड करेंगी टाइटल के बारे में कि कौन जीतने वाला है इस कंपटीशन को। जो कि 10 कंसेक्यूटिव राउंड को जीत जाएगा ना उसको चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जो लोग हैं वो डायरेक्टली दूसरों को चैलेंज भी कर सकते हैं, वो भी किसी भी रेनोवेड मार्शल आर्टिस्ट को। और जो भी 3 राउंड जीत जाएगा उसे पलादिन का टाइटल मिल जाएगा। और तो और डिसिपल ये तुम्हारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तुम अपनी रेपुटेशन यहाँ पर बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है उसे यहीं पर वो टाइटल मिला था इंड्यूसिंग ट्रिबलेट का, इस बिल्कुल सेम इसी एरिना में। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या तुम कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानते हो कि किस तरीके से तुम इंड्यूसिंग ट्रिबलेट टेक्निक के अलावा कुछ आता ही नहीं है तुम्हें। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर इवेंट स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आपस में फाइट करने के लिए सामने स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। वो इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मेरा नाम यांग हुई जी है और मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए आया हुआ हूँ, और मैंने सुना है कि आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही थी, इसलिए मैं 1-on-1 डुएल आपसे करना चाहता हूँ ब्रदर वुयो। और वो बंदा उससे एग्री हो जाता है फाइट करने के लिए। तभी दोनों की फाइट वहां पर स्टार्ट होती है। तभी सीनियर ब्रदर हमारे एमसी से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि शायद वुयोन। और तभी वहां पर अगले सीन में हमें विनर दिखा दिया जाता है और पता चलता है कि दूसरा वाला बंदा उससे कह रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था लेफ्ट हैंड फील्डर से, तुम वाकई में किसी से भी हारते नहीं हो। जब सीनियर ब्रदर उसे देखता है तो वो कहने लगता है कि जो डिसिपल है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अभी जो इस बैटल का आउटकम था वो एक ही मूव में डिसाइड हो गया। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और वो सरप्राइज हो जाता है देखने के बाद, और वो ऊपर टॉप के बारे में पूछने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार उस टॉप पर क्या है जहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं वो दिखाया जाता है। तभी उसका सीनियर ब्रदर का चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और कहने लगता है ओहो ओ तो तुम्हारा मन भी इन कर्टिशियंस पे लग चुका है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि ओ तो अच्छा तो ये वह 3 कर्टिशियंस है जो कि यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट को होस्ट कर रही है। मानना तो पड़ेगा ये इटर्नल ब्यूटीज तो जरूर है, कतई बवाल है बवाल, कतई भौकाल मचा दिया इन तीनों ने यहाँ आने के बाद। तभी उसके सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि भाई उन सभी को किसी सर्टेंस के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, तो डायरेक्टली कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम यहाँ पर गैस कर रहे हो भाया। तभी हमारा मन में सोचते हुए कहने लगता है एमसी कि मुझे नहीं लगता कि ये छोटी मोटी चीज मुझे रोक पाएगी मेरे डिवाइन आइज को, लेकिन इन कर्टिसीज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल टेक्निक को पजेस करती है। और भाई हमें 3 लोंडियों को दिखाया जाता है, आप समझ जाओ ना कतई भौकाल मचा दिया, यहाँ पर एक साथ आ गए 3-3। अब पता नहीं ये विलन है या फिर हीरोइन, वो तो पता चलेगा बाद में। और हमारा एमसी उसको देखने के बाद कहने लगता है कि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी लेडीज नहीं है ये तीनों की तीनों। तभी कोई अनाउंस करने लगता है कि ब्लीडिंग सनसेट से लॉर्ड जियांग ही यहाँ पर आ चुके हैं और जियून फैक्शन के लॉर्ड जिंग गुतांग भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी से पूछने लगता है कि ब्लेजिंग सनसेट और जियून फैक्शन आ चुके हैं। तभी उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि जो जियांग ही है वो हमारे सेट का जो हेड है ना उनका डिसिपल है और ये ऑलरेडी इनर स्ट्रेंथ रियलमी तक पहुंच चुका है। और बात करें जिन गूतों के बारे में तो वो भी टॉप 3 डिसिपल्स में आता है जियून फैक्शन के, और वह भी इनर स्ट्रेंथ रियलमी पर पहुंच चुका है। और उन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे के बराबर है और वो हर मैच में एक दूसरे से फाइट करते हैं। हर मार्शल मीटिंग में जहाँ पर वो सर्वेंट होती है वो उससे कह रही होती है कि सेकंड लॉर्ड आप यहाँ पर जा सकते हो अप स्टेयर, जो कर्टिशियंस है वो आपका इंतजार कर रही हैं। और हमारा सीनियर ब्रदर उसको देखने के बाद काफी तक गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि लॉर्ड वांग का ये हेयर, और कई सारे नाम बोलने लगते हैं जहाँ पर डैंग होंग के बारे में बताया जाता है वो आ चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोग अनाउंस करते ये भी कह रहे होते हैं कि जो व्हाइट स्वॉर्ड्समैन
बैट्समैन है चैन कुंगिन, वो भी यहाँ पर आ चुका है। और जब हमारा एमसी इस चैन कुंगिन का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज के साथ उसे देखने लगता है। और अगले ही पल हमें चैन कुंगिन के बारे में दिखाया जाता है और बताया जाता है कि चैन कुंगिन यहाँ पर आ चुका है, जो प्रीवियसली इससे पहले इसने सेवेंथ लॉर्ड को एक ही मूव में हरा दिया था। इसे देखे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है और जब ये पब्लिक में इस तरीके से शो होता है वो 5 मंथ पहले की बात थी। लेकिन इसकी जो स्वॉर्ड आर्ट है वो अभी भी मुझे याद है। लेकिन जब हमारा एमसी इसको देखता है तो क्या लगता है कि अच्छा तो ये है वो गिफ्टेड टैलेंट चैन कुइंग यून। ये वाकई में बहुत ज्यादा डिग्निफाइड इंडिविजुअल है जो कि देखने में डिफरेंट लगता है दूसरे लोगों से। जहां पर वो तीनों की तीनों कटिसियन उसका स्वागत करने के लिए नीचे उतारा जाती हैं और कहने लगते हैं कि लॉर्ड क्वीन आप यहाँ पर आ गए। तो पता चलता है कि इससे मेरा अंदाजा लगता है, गैस कर सकता हूँ, ये तीनों की तीनों हमारे एमसी के लिए फिट नहीं है। लेकिन फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्या लगता है 1 2 3 मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाओगे तो काउंट करके नंबर जरूर बताना कमेंट करके। और तभी वो तीनों की तीनों आने के बाद उससे कहने लगते कि लॉर्ड तुम्हारी जो स्वॉर्ड आर्ट है ना वो अभी भी मेरे दिमाग में घूमने में लगी हुई है कोइंसिडेंटली। वो भी स्वॉर्ड मैं हूं ना जिसका नाम यूए है, वो भी स्वॉर्ड आर्ट सीखने में लगी हुई है। तो मैं आपको अपने प्रिंस आप यानी कि प्रिंस को अपस्टेयर पर एक कुछ टीचिंग्स देने के लिए, सिखाने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। तभी तीसरी वाली बंदी कहने लगती है कि आपसे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है आपको यहाँ पर आए हुए, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपस्टेयर पर आ जाइए हमारे साथ बैठने के लिए। भाई बताना जरूर कि तीनों में से कौन सा है लेफ्ट टू राइट में 1 2 3। जहाँ पर कोई भी उससे कहने लगता है कि आज इस वक्त हम लोग हेवनली फ्रेग्रेंस के रेजिडेंस पर एरिना पर आ चुके हैं, तो मैं शायद तुम्हें वहां पर जा सकता हूँ और आपके साथ बैठकर थोड़ी बहुत तो मजे ले ही सकता हूँ इस हेवनली फ्रेग्रेंस रेजिडेंस के। और बीच वाली होती है ना सेकंड नंबर की, वो एग्री हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आप इधर आइए। और तभी वो जाते हुए इधर उधर देखने लगता है। जहाँ पर हमारा जो एमसी का सीनियर ब्रदर होता है वो अपनी नजरों को आगे नहीं टिका पाता उस लौंडिया को देखने के बाद, अभी दिखाई गई थी। और हमारा एमसी इस बात को जानने के बाद सरप्राइज हो जाता है। जहाँ पर हमारे एमसी की नजर उस लौंडिया पर जाती है तो देखकर कहने लगता है क्या जो उस फीमेल कंपेनियन की तरफ देखने में लगा हुआ है जो कि अभी अभी इस बंदे के साथ आई हुई, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा सीनियर ब्रदर है इनके साथ कुछ ना कुछ तो इलू इलू हुआ था, फिर धोखा बोका हो गया, कर दिया वो कांड वांड। वैसे भी ऐसा ही होता है स्टोरीज में। और वह सीनियर ब्रदर वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि डिसेबल तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं वहां पर अभी एक मैच खत्म कर आता हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तभी पीछे से कोई कह रहा होता है कि मैंने इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं अपने ओल्डर ब्रदर से यहाँ पर मिल पाऊंगा। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक और नमूना आ चुका है और इसको एमसी देखने के बाद कहने लगता है ओ तो यहाँ पर ब्रदर यंगरू आ चुके हैं, क्या यहाँ पर कोई परेशानी है? तभी यंगरू उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर है, जो हमारे ब्रदर्स हैं वो मेरे पीछे है ना, वो वू जुन हाओ और जियांग जुन कौन है, वह सभी के सभी लोग आउटस्टैंड डिसिपल है हमारे पूरे के पूरे सेक्ट में। और अब मैं जबकि अपने ब्रदर भाई से जहाँ पर मिल चुका हूँ तो इस तरीके से मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठा सकता मैं? क्या आप मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? लेकिन हमारा एमपी डायरेक्टली उसके मुंह पर थूक के मना कर देता, चल हट, मुझे तो उससे फाइट नहीं करनी, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए, ना ही किसी और से फाइट करने में। लेकिन पता नहीं सियांगरू में क्या उंगली हो रही होती है, क्या खुजली हो रही होती है, वो हमारे एमसी को छुड़ाने के लिए उससे कहने लगता है क्या गलत हुआ भाई, क्या परेशानी है तुम्हें, क्या तुम्हें हिम्मत नहीं है इतनी, क्या तुम वाकई में हमारे ब्रदर वू और ब्रदर जियांग पर इतना ज्यादा कमजोर समझ रहे हो क्या? जब तक तुम उनसे फाइट कर लोगे और जब उन्हें गुस्सा दिलाने की हिम्मत भी दिखाई ना तो बाय जी तुम्हारा तो अंत यहाँ पर निश्चित है। लेकिन उसके साथ यंगरू के साथ 2 बंदे आए होते हैं ना, इस बंदा ये चौमू कहीं का 1 नंबर का, वो हमारे एमसी के पास आता है और उससे कहने लगता है कि ओरिजिनली देखा जाए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए अनविलिंग हो, मतलब इच्छा नहीं है तुम्हारी, तो तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही हो, तो मैं तुम्हें फाइट करने के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। अब जबकि यहाँ पर हम सभी के सभी लोग आउटस्टैंडिंग डिसिपल है ब्रदर भाई, तो कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करें, स्पेयर करें। लेकिन हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है बहू? ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आने लगती है और हमारा एमसी उससे लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बाकी मुझसे फाइट करनी है तो तुम इंडिविजुअली वहां पर आ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे पहले फाइट नहीं करूंगा, बल्कि मैं ब्रदर यंगरू मुझसे पहले फाइट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे सीनियर ब्रदर को आते हुए दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि अगर खुश होते हुए क्या लगता है क्या तुमने अभी भी देखा मेरी हीरोइक स्टेट में मैंने किस तरीके से फाइट की थी उससे, क्या तुम भी वहां पर इस अरीना में प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाले हो? लेकिन हमारा एमसी से कहने लगता है कि तुम्हें मुबारकबाद हो सीनियर ब्रदर आपकी जीत के लिए, मैं भी यहाँ पर वार्म अप करने के लिए ऊपर चढ़ने वाला हूँ। और तभी हमारे एमसी और यंगरू के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। तभी यंगरू उससे कहने लगता है कि बाय जी हुए, उस समय पर तो मैंने तुम्हें जीतने दिया था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी अपनी पावर को रोक कर नहीं रखूंगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें रोके भी नहीं चाहिए, वरना तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे। और तभी यंगरू अपनी रोलिंग 13 ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है हमारे एमसी को मारने के लिए। और हमारा एमसी इस टेक्निक को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वापस से वही सेम रोलिंग 13 ब्लेड टेक्निक है, जो कि पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा फास्टर है और इसकी निम्बलनेस है ना, उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस आए इसको इस्तेमाल करने के तरीके में इसके। लेकिन हमारा एमसी सारी की सारी एनर्जी को अपने पाम में यानी कि अपने हाथों में इकट्ठा करना चालू कर देता है और एक ही पंच बार में अपनी जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए यंगरू के पेट में एक पंच मार देता है, जिससे कि उस यंगरू की ऐसी तैसी हो जाती है।
और वो उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाकर गिरने लगता है। और हमें पता चलता है कि हमारे एमसी ने डिवाइन एंटेंगल हैंड की फुल मास्टरी टेक्निक के साथ उस बंदे को एक ही झटके में हरा दिया होता है और वो तो बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है। ये देखने के बाद काफी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये, आखिरकार ये किस तरीके की मार्शल आर्टिस्ट है, ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उस बंदे को सीधे जाकर उस पॉन्ड में जाकर गिरा देता है। लेकिन जब उसका सीनियर ब्रदर उस टेक्निक को देखता है तो वो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि ये तो मेरे मास्टर की डिवाइन एंटेंगल हैंड है, डिसीबल ने वाकई में इसको प्रैक्टिस किया और हाई स्टेज तक रीच भी कर चुका है, पहुंच चुका है मतलब। और तभी हमारा एमसी उस बंदे को हराने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम लोग बस अपने आप को और दूसरों को कंपेयर करने में लगे हुए हो, मुझे तो मेरे को हराना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई में तुमसे हार जाता, पीछे हट जाता, रिग्रेट करने से बेटर है कि अब मैं तुम्हारी ऐसे मार लूं। और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अच्छी, तो मैं अपनी रेपुटेशन भी यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी सबसे ज्यादा लो रैंक भी हासिल करता हूँ तो भी मेरे लिए बेटर रहेगी वो। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है वो, और उससे कहने लगता है कि अब मेरी बारी तुमसे फाइट करने के लिए। और उस बंदे का नाम बताया जाता है ब्लेजिंग सन सेक्ट से आउटस्टैंडिंग डिसिपल जियांग युनकुन। और तभी वो अपने ग्राउंडलेस वॉर हैमर का इस्तेमाल करते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वह भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर कूद पड़ता है उस बंदे के अटैक को रोकने के लिए। लेकिन उस बंदे हमारे एमसी की पावर इतनी होती है कि वो उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं बचती, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है। तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इसकी जो ब्लेड टेक्निक है, ब्लेड रूट है, वो इतना ज्यादा पावर कैसे छोड़ सकती है। और हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए वन कैरेक्टर लिंक्ड पंच का इस्तेमाल करने लगता है और सीधे एक पंच दे मारता है उस बंदे के। और एक ही पंच में दूसरा बंदा भी हारा जाता है। और ऊपर से वो लड़कियां उसकी फाइट्स को देखने में लगी हुई होती हैं। तो सेकंड नंबर की जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है कि कितनी ज्यादा पावरफुल इसकी स्वॉर्ड टेक्निक है और इसकी कितनी ज्यादा डरावनी और थ्रेटनिंग पाम टेक्निक है। तभी जो जीनियस वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या ये वाकई में न्यू टैलेंट है उस ब्लेजिंग सनसेट से। तभी जो दूसरे नंबर की लड़की होती है वो उससे कहने लगती है कि लॉर्ड जियांग जो स्कॉर्चिंग सनसेट के डिसिपल की जो स्वॉर्ड आर्ट है, वो जो स्वॉर्ड आर्ट के इस्तेमाल कर रहा है वो फैमिलियर नहीं लग रही है आपको थोड़ी बहुत, आखिरकार वो किस तरीके की स्वॉर्ड आर्ट लगती है आपको। ये बात जानने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि जो स्वॉर्ड आर्ट है वो इसके द्वारा खुद के द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन ये भी कह सकता हूँ कि ये उस स्कॉर्चिंग सनसेट में से किसी की भी आर्ट नहीं है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वाकई में एक प्रोडिजी है जो कि इस तरीके से इस सेट में आया हुआ है। अगर मैं इसे अपनी कमांड के अंडर में ले लेता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों मध्य हार कर उस पॉइंट से बाहर निकाल लिए जाते हैं। और दूसरा वाला बंदा भी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इंतजार करो, मैं जाकर इस बंदे से निपट कर आता हूँ। और तभी बंदा हमारे एमसी के आगे आने के बाद कहने लगता है कि बाय जी मैं वो जियान हो तो मैं चैलेंज करता हूँ। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि ठीक है तुम फाइट कर सकते हैं मुझसे। तभी वो बंदा अपनी पियर्सिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है हमारे एमसी को हराने के लिए। और इस एनर्जी को देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इस तरीके की स्वॉर्ड टेक्निक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, ना ही कुछ टच भी कर सकती है इस तरीके की स्वॉर्ड क्यों। तभी हमारा एमसी अपनी 18 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और तुरंत उसके स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इतना ही नहीं, रिफ्लेक्ट करने के बाद उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड को दूर भी फेंक देता है और डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड को उसके माथे पर रखकर रोक देता है ताकि उसको मर ना जाए, वरना चोट नहीं लग जाएगी, इसको टपक जाएगा, पहुंच जाएगा भल स्वर्ग नरक में जहां भी जाना हो उसको। ये देखने के बाद बाकी के लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि कितनी ज्यादा फास्ट एंड पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक थी और इन्होंने बिल्कुल इंस्टेंट रोक लिया है बिल्कुल सही समय पर, कितना ज्यादा अच्छा कंट्रोल है उसकी स्वॉर्ड पर इसका। यहाँ पर इतने ज्यादा लोग ऐसे नहीं है सेम एज के जो कि ऐसा करने में कामयाब रहे हो। तभी वो डिसिपल उससे माफी मांगता है, उससे कहने लगता है कि मैं हार मानता हूँ अपनी। लेकिन हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट की है। और जब उसे जाते हुए हमारा एमसी देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो गांव है, आई मीन जो सभी के सभी लोग हैं, उनको मैंने ऑलरेडी सबक सिखा दिया है और जो 3 बैटल्स मैंने अभी भी फाइट की थी उससे जो मेरा अटेंशन है वो सभी के लिए जा चुका है, अब मैं फेमस बन चुका हूँ। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और कहने लगता है कि ब्रदर भाई जरा 1 मिनट रुकिए, मैं भी आपसे फाइट करना चाहता हूँ। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम लियू हुए है और मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ। हमारा एमसी एग्री हो जाता है और जब हमारा एमसी उससे फाइट करता है तो वो एक और फाइट को वहाँ पर जीत जाता है। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक एक करके उसे चैलेंज करना चालू कर देते हैं और एक एक करके हमारा एम सभी की सभी फाइट को बिना किसी परेशानी के जीतना चालू कर देता है। और इतनी ज्यादा कंसेक्यूटिव जीतने के बाद, बराबर लगातार बैक टू बैक जीतने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और थकने के बाद उसके हाथों में दर्द होने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है कि अब नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी चैलेंजर बचा हुआ है मुझसे फाइट करने के लिए। तो वो वापस से उस स्टेज से उतर जाता है और उतरने के बाद उसका सीनियर ब्रदर काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जूनियर मार्शल ब्रदर, तुम बस इंतजार करो, जो फ्लावर चीफ है वो जल्द ही तुम्हें टाइटल तुम्हारा प्रोवाइड करवाएंगे, तुम बाकी बहुत ज्यादा ऑसम हो। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कितनी ज्यादा ग्रेट बात है, आखिरकार इस स्टेटस में और इस प्रेस्टीज में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ में। तभी पीछे से कोई आता है और कहने लगता है कि जियांग कि तुम मेरी फाइट में बस थोड़े बहुत ही बेटर थे और कुछ नहीं, इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितनी ज्यादा मूव से मुझे हरा सकते हो। तभी वहां पर कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो लॉर्ड जियांग ही है वो ऑलरेडी हमारे एरिना में एंटर करने वाले हैं। और वो बंदा आकर कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और वहाँ पर 2 बंदों की और फाइट स्टार्ट होती है। जैसे दोनों बंदों की फाइट स्टार्ट होने लगती है तो आपस में दोनों की स्वॉर्ड टकराती है
और वो बंदा अपनी स्मूथ टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जब वो आपस में दोनों की स्वॉर्ड टकरा रही होती है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई धमाके हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। इसको देखने के बाद कहने लगता है कि जो बेस्ट पार्ट है ना यूथ मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट का, वो है सेवन सन वूजियांग की जो सेवन सन है उनके बीच में फाइट होते हुए देखना, और टू सॉन्ग जिन जियांग जिन के बीच में फाइट होते हुए देखना। लास्ट टाइम पे जो लॉर्ड जियांग थे वो जीतने में कामयाब रहे थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 अटैक में लीथल ब्लेड्स के साथ। अब देखते कि इस बार की फाइट कैसी जाने वाली है। इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो सेक्ट बैटल है वो स्क्रॉचिंग सन सेक्ट एंड 9 सील सेक्ट के बीच में हो रही है। तभी बंदा आकर उससे क्या लगता है कि अगर वाकई में तुम्हारे पास इतना ही है तो तुम हार चुके हो मुझसे। तभी वो अपनी 30 लाइट ब्लेड का इस्तेमाल करने लगता है, दूसरा अपनी ग्लीमिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और दोनों की स्वॉर्ड जब आपस में टकराती है तो बिजली कड़कने लगती है, और वो बंदा वहीं पर हारा जाता है और कहने लगता है कि तुम तो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है आज। ये बात सुनने के बाद सामने वाला बंदा कहने लगता है कि डिसअपॉइंट हूँ? आखिरकार मैंने तुम्हें किस तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया भाई? तो आखिरकार तुमने अपनी स्वॉर्ड को क्यों छोड़ दिया? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते अपने हाथों में, इसलिए हार मान रहे हो? चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास ऐसे कौन से फैंसी मूव्स बचे हुए हैं जैसे तुम मुझे हरा पाओ। तभी दूसरा बंदा अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि मैंने अपनी स्वॉर्ड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे ही लगता है कि मुझे तुम्हें स्वॉर्ड से हराने की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें बिना स्वॉर्ड के भी हरा सकता हूँ। वो बंदा इसे देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो पाम टेक्निक है। तभी वो बंदा कहने लगता है दूसरा वाला कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शायद ये पता होना चाहिए कि मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कुछ और नहीं ना कि स्वॉर्ड है बल्कि वो मेरी पाम टेक्निक है। तभी वो अपनी स्क्रोचिंग सन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और दूसरा बंदा अपनी 9 सील्स पाम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है, और जब दोनों की टेक्निक टकराती है तो अर्थ ड्रैगन रोटेशन वहां पर बन जाता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होने लगता है। तभी हमारा एमसी उनसे कहने लगता है कि जिन गूतोंग वहां पर जीत चुका है। ये देखने के बाद हमारा सीनियर ब्रदर एमसी का वो काफी ज्यादा शॉक होता है, उसको मुंह फटाका फटा रह जाता है शौक के मारे। जहाँ पर दिखाया जाता है कि वहां पर जो ब्लेजिंग सनसेट का बंदा था वो वहां पर हार चुका है, वो भी एक ही टेक्निक में। और इसी टेक्निक के साथ और इसी फाइट के साथ मैं यहीं पर इस पार्ट को, इस सीरीज के इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अभी तक वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो मुझे ही लगता है कि अब जब तक नए पार्ट्स आते हैं मैं नए एपिसोड डाल पाऊंगा इस सीरीज के, तो अगली बार नई सीरीज लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे पसंद करोगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ नई सीरीज और धमाकेदार मजेदार चीज़ों के लिए। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो कि कौन सी सीरीज आप लोग चाहते हो, पर ऐसी सीरीज बताना जो किसी ने एक्सप्लेन ना की हो, क्योंकि जो एक्सप्लेन है उसको लोग देखते नहीं है और बेमतलब से मेहनत करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट।